अगर यही बात आ जाए कि सबसे नई भाषा कौन सी है, ठीक है, तो सबसे नई भाषा की अगर बात करेंगे तो सबसे नई भाषा तो आप मान सकते हैं कि अरबी जो भाषा है, अरबी और फारसी भाषा, इस अरबी और फारसी भाषा को बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं, अरबी और फारसी भाषा को बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि ये जो है क्या है, सबसे नई भाषा है। और अगर दो तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुरानी जो भाषा है, सबसे पुरानी भाषा, अब इस पुरानी भाषा में भी दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पुरानी भाषा में दो तरीके से क्वेश्चन ये बनेगा कि पुरानी भाषा में ये आ जाए कि सबसे ज़्यादा पुरानी लिखित भाषा, सबसे ज़्यादा पुरानी लिखित भाषा, लिखित भाषा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आया सबसे ज़्यादा पुरानी लिखित भाषा, तो आपका आंसर आएगा कि ये हित्ती, बिबोलियन या सुमेरियन। क्या नाम है इनका? हित्ती, बिबोलियन या सुमेरियन। क्या नाम है इसका? हित्ती, हित्ती, बेबोलियन, बेबोलियन या सुमेरियन। ठीक है, हित्ती, बेबोलियन या सुमेरियन जो है ये क्या है? भाषा है। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा आपका एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी है। ये तो मृत भाषा है, अभी हमने बात करी थी ना, मृत भाषा क्या है कि जिस भाषा का कोई वंशज ना रहा हो उसको क्या कहेंगे? मृत भाषा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? मृत भाषा कहेंगे। पर अगर एक क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी है, ठीक है, सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी है, तो क्या करोगे? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सबसे पुरानी, सबसे पुरानी जीवित भाषा, सबसे पुरानी जीवित भाषा की अगर बात करेंगे तो सबसे पुरानी जीवित भाषा जो है उसका नाम है तमिल। सबसे पुरानी जो जीवित भाषा है वो कौन सी भाषा है? सबसे पुरानी जो जीवित भाषा है वो कौन सी है? तमिल भाषा है। ठीक है, सबसे पुरानी जीवित भाषा कौन सी है? तमिल भाषा है। क्लियर। अब आगे आते हैं कि भाषा परिवार क्या होता है और किस तरीके से भाषा परिवार बने हैं। देखो, परिवार की अगर हम बात करेंगे कि भाषा परिवार है क्या, तो भाषा परिवार का मतलब क्या है कि बहुत सी भाषाओं का, बहुत सी भाषाओं का जो एक क्या हो, समूह, बहुत सी भाषाओं का जो समूह है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भाषा परिवार। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भाषा परिवार कहेंगे। ठीक है जी, क्या कहेंगे उसको? भाषा परिवार। दुनिया में देखा जाता है तो मोस्ट पॉपुलर 12 भाषा परिवार हैं, जिनमें से भारत में 4 भाषा परिवार, कितने? 4 भाषा परिवार की अगर बात करूं तो 4 भाषा परिवार कहाँ पर हैं? 4 भाषा परिवार आपके भारत में हैं। पहला भाषा परिवार जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारोपीय भाषा परिवार। क्या नाम है उसका? भारोपीय भाषा परिवार है इसका नाम, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार मतलब कि भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप इन दोनों को मिलाकर जो बना है वो बना है भारोप। क्या बना है? इस दोनों को मिलाकर भारोप। तो इसी से भारोप से ही भारोपीय शब्द बना है। तो जो भारत और यूरोप के लोग मिलकर भाषा बोलते हैं उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भारोपीय भाषा। क्या कहा जाएगा उसको? उसको कहा जाएगा भारोपीय भाषा कहा जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं? अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा परिवार के लोग हैं। तो भारत में सर्वाधिक, ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक जो हैं वो भारोपीय भाषा परिवार के, सर्वाधिक भारोपीय भाषा परिवार के लोग हैं। सर्वाधिक भारोपीय भाषा परिवार के लोग हैं। सब सर्वाधिक भारोपीय भाषा परिवार के क्या हैं? के व्यक्ति हैं। ठीक, समझ गए? सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार के क्या हैं? व्यक्ति हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या क्वेश्चन बनेगा कि दूसरी सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो भारत में कौन सी है? तो दूसरी सर्वाधिक जो भाषा बोली जाएगी, दूसरी सर्वाधिक भाषा है द्रविड़। ठीक है, दूसरी कौन सी है? द्रविड़। अब इसमें यार दो क्वेश्चन
एक बना सकते हैं आप अगर चाहें तो, और ये आए हुए भी हैं क्वेश्चन कि भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी है। भारोपीय भाषा परिवार में एक तो आती है आपकी संस्कृत, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और एक आती है हिंदी, हिंदी आपकी भारोपीय भाषा परिवार की है। और एक आती है आपकी अंग्रेजी। कई बार वो ऐसे देगा क्वेश्चन कि आपको दिया संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और एक दे दिया तमिल, और वो बोलेगा कि चलो इनमें से बताओ कौन सी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, तमिल जो है वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। समझ गए। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा में कौन कौन सी भाषाएं जो है द्रविड़ भाषा परिवार में आती हैं, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो इसमें जो भाषाएं आएंगी, सबसे पहली तो पुरानी वाली वो अपनी अभी आपने पढ़ी थी कि सबसे पुरानी भाषा जो जीवित है वो तमिल है। इसके बाद तमिल, तमिल के अलावा क्या आ जाएगा आपका, तेलुगु आ जाएगा, है ना। इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, कन्नड़ आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका मलयालम, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, मलयालम आ जाएगा। तो ये चारों जो भाषाएं हैं ये कैसी हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के। इनमें पता है क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे वो बोल दिया उसने उसने बोल दिया कि चलो जी आपका ये आपके हो गए ऑप्शन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और डी जो है उसने दे दिया बंगाली। और बोल दिया उसने कि निम्न में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। तब आंसर क्या कर दोगे आप, तो आंसर कर दोगे आप कि बंगाली जो है वो क्या है, बंगाली भाषा आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है, ठीक है। इसके बाद दो भाषा परिवार और बचे हैं भारत इसमें, के दो भाषा परिवार कौन से हैं। एक भाषा परिवार तो आपका आ जाएगा ये जिसको कहा जाएगा ऑस्ट्रिच भाषा परिवार, ठीक है, और एक आ जाएगा चीनी और तिब्बती। ये भाषा परिवार जो है और हैं जो भारत में बोले जाते हैं। भारत में एक कहावत भी है बहुत फेमस है कि कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले पानी, और 5 कोस पर क्या बदल जाए, वानी, 5 कोस पर बदले वानी। तो इसका मतलब यही है कि भारत में हर कोस पर तो पानी का टेस्ट बदलता है, और 5 कोस पर जो है क्या बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। समझ गए आप, कितनी बढ़िया बात कही है। देखो जी, अब आगे बढ़ते हैं। और ये है कि हमारे यहाँ हम जो कहते हैं ना, मूल जो है भारत के जो जिनको दलित कहा जाता है, दलित, तो मूल तो दलित हैं। और आर्य जो है वो ईरान के रास्ते से भारत, खैबर दर्रे को क्रॉस करते हुए कहाँ आए थे, भारत आए थे। तो आर्यों के आगमन के समय की अगर बात करूं कि आर्यों का जो आगमन था, तो आर्यों के आगमन के समय उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, आर्यों के आगमन के समय उनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। कौन सी थी, वैदिक संस्कृत थी। परंतु पाणिनि के अष्टाध्यायी में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत दोनों का उल्लेख मिला है ना। जो पाणिनि है, पाणिनि ने अपना एक भाषा सूत्र या व्याकरण लिखा था, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में क्या किया था उन्होंने, अष्टाध्यायी में उन्होंने दो तरह की संस्कृत का उल्लेख किया, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में डिफरेंस क्या है, देखो। वैदिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत वो है जो वेदों में लिखी हुई है। लौकिक संस्कृत वो है जो हमने मतलब उस समय के लोग, जो सिंपल लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो बोलचाल वाली जो भाषा होती थी उनकी, उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। और जो कठिन हाई लेवल की जो भाषा होती थी तो उसको कहा जाता था क्या, उसको कहा जाता था वैदिक संस्कृत, ठीक है। तो ये तो हुआ भाषा के बारे में कुछ छोटी सी बात। एक एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो प्राकृत भाषा है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्राकृत जो भाषा है ये कैसी है। देखो, पुराने समय में जब संस्कृत का मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो गया, संस्कृत धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी, तब की बात चल रही है। तो तब क्या है कि धीरे धीरे जब संस्कृत कम होनी शुरू हो गई तो सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी, ठीक है, क्या समझे, सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी, उस सामान्य बोलचाल की भाषा को क्या कहा गया, प्राकृत भाषा कहा गया, ठीक है, प्राकृत भाषा कहा गया। तो प्राकृत का बेसिकली मतलब अगर हिंदी के दृष्टिकोण से समझे तो क्या है, सहज भाषाओं का जो समूह है, ठीक है, सहज भाषाओं का जो समूह है उनको क्या कहा गया है, प्राकृत भाषा कहा गया। सहज भाषाओं का जो समूह है उनको क्या कहा गया, प्राकृत भाषा कहा गया। पाणिनि ने एक किताब लिखी है नाट्य शास्त्र। इससे दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि उत्तर भारत का,
कि उत्तर भारत का जो नाट्य शास्त्र, उत्तर भारत का संगीत का बाइबल, क्या है क्वेश्चन, उत्तर भारत का संगीत का बाइबल किसको कहा जाएगा? उत्तर भारत का संगीत का बाइबल किसको कहा जाएगा? तो संगीत का बाइबल अगर आपसे पूछा जाए तो संगीत का बाइबल कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र लिखा किसने है? पाणिनि ने। उन्होंने बताया था कि 7 तरह के क्या हैं? प्राकृत हैं। ठीक है, प्राकृत आप समझ गए, सामान्य बोलचाल में सहज भाषा को क्या कहा जाएगा? प्राकृत कहा जाएगा। तो उसमें जो कुछ पॉपुलर जो आपके प्राकृत थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन कौन से पॉपुलर जो हैं आपके हैं। 5 प्राकृतों को जो है मान्यता दी जाती है। जो 5 जो प्राकृत है, नंबर 1 है आपका शौरसेनी, जो मथुरा और सूरसेन वाले, जो आप जब पढ़ोगे ना 16 महाजनपद, तो 16 महाजनपद की अगर बात करेंगे, 16 महाजनपद में क्या है कि उन महाजनपदों में जो कुछ जनपद थे जिसमें मथुरा, सूरसेन, ठीक है, तो उनके बीच जो बोली जाने वाली भाषा थी उसका नाम क्या था? शौरसेनी था। एक भाषा थी, एक प्राकृत भाषा का जो रूप था उसका नाम था पैसाची। पश्चिमोत्तर अनार्य जातियों द्वारा, अब आप कह रहे होंगे यार ये पश्चिमोत्तर क्या है? अब इसको आप ये कह दो कि उत्तर पश्चिम, इसको सीधी भाषा में आप ये कहो कि उत्तर पश्चिम की जो भाषा है, उत्तर पश्चिम की जो अनार्य, अनार्य का मतलब क्या है? जो आर्य नहीं है। उत्तर पश्चिम में जो आर्य नहीं है उनके द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पैसाची। समझ गए? तो ये हो गई आपकी पैसाची भाषा। क्लियर हो गई बात? इसके बाद आपका अगला जो आएगा वो आएगा मगधी भाषा। मगध मैंने बताया ना 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपदों में एक स्थान है मगध। मगध का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो जनपद था 16 महाजनपदों में, वो मगध ही हुआ करता था। तो मगध के द्वारा मगध के और पाटलिपुत्र के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसको कहा जाता था मगधी। और अभी आपने पढ़ा था एक 16 महाजनपद में एक है शौरसेन, और शौरसेन के आसपास जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये शौरसेन के आसपास जो भाषा बोली जा रही है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अर्ध मगधी। ठीक है, शौरसेन के आसपास वाला जो एरिया है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अर्ध मगधी कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? अर्ध मगधी। अर्ध मगधी मतलब आपसे अभी आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो इनमें कई बार ये भी आएगा शौरसेनी किसका अपभ्रंश है, या मगधी का अपभ्रंश कौन सा है, खस अपभ्रंश किसका है, वो डिटेल में जब बात करेंगे उसकी बात करेंगे। अभी बेसिक बात कर रहे हैं बस। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र के में जो 5 प्राकृतों में से एक प्राकृत है उसका नाम क्या है? महाराष्ट्री है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब थोड़ा सा संविधान में हिंदी का क्या रोल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, संविधान में हिंदी का क्या रोल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक, तो संविधान की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में हिंदी की अगर बात करें तो संविधान में जो 22 भाग हैं उन 22 भाग में से भाग नंबर 17 क में क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 17 क में हिंदी के बारे में क्या है, हिंदी कह रहा हूँ, हमारी भाषा के बारे में क्या है लिखा हुआ है। अनुच्छेद 343 का जो एक है, अनुच्छेद 343 का जो एक आर्टिकल है उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? हिंदी भाषा के बारे में लिखा हुआ है कि साहब हमारी जो है जो एक मूल भाषा होगी वो क्या होगी? हिंदी भाषा होगी, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? और क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जो जो आपकी अनुसूची हैं, जैसे मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में कितनी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो 8 अनुसूचियों के बाद ये बढ़ते बढ़ते अनुसूचियां 12 हो गई, है ना। तो अब 8वीं जो अनुसूची है, जो लास्ट अनुसूची है, ये अनुसूची किस चीज़ की थी? तो 8वीं जो अनुसूची है ये अनुसूची है भाषा से संबंधित। कई बार ये आ जाता है कि कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची जो है वो क्या है? भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो मतलब एक भाषा नहीं है, इसमें लगभग आप ये मान लो कि 14 भाषाओं को जो है
क्या है इसमें रखा गया था। अब तो बढ़ा बढ़ा कर भाषाओं की संख्या कितनी कर दी है, 12 कर दी है, संविधान संशोधन कर करके 22 कर दी है, पर मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी। दरअसल क्या था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो रहा था तो भाषा को लेकर जब संविधान सभा में जो बहस छिड़ी, तो बहस जब पूरी हुई तो वो 14 सितंबर 1949 को पूरी हुई, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या हुआ, राजभाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। और इसकी जो लिपि है उस लिपि का नाम जो है वो क्या है, देवनागरी है। क्या नाम है उसका, देवनागरी है। तो हम बात आपसे पूछा जाएगा सर कि हिंदी जो दिवस है, हिंदी दिवस 14 तारीख को ही क्यों मनाया जा रहा है, तो 14 सितंबर को क्या हुआ था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अब आपसे एक क्वेश्चन ये आएगा कि राजभाषा किसको कहा जाएगा, तो कामकाज की जो भाषा है, कामकाज की जो भाषा है, कामकाज की जो भाषा है उसको क्या कहेंगे, कामकाज की भाषा को क्या कहेंगे, कामकाज की भाषा को हम कहेंगे राजभाषा। ठीक है, ये हो गया। हिंदी दिवस से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कह दोगे कि सर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, सर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को नहीं, वो मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा आपका 10 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि कौन से भाग में है, 17 कै में। इसके अलावा कौन से अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन है, 343। देखो 343 से 351 तक भाषा ही भाषा है, बट वो पूछ रहा है हिंदी का वर्णन कहाँ है, तो हिंदी का 343 के 1 में। अनुसूची कौन सी है, अनुसूची 8 है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया गया, 14 सितंबर को। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मना दिया, आपका 10 जनवरी को। राजभाषा किसको कहेंगे, कामकाज की जो भाषा है उसको क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। कामकाज की भाषा को क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अब अगले क्वेश्चनों पर आते हैं। देखो ये वाली बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इनको बढ़ाकर 22 कर दिया है। अभी डिटेल में इस पर बात नहीं कर रहा है, जब आगे के लेक्चर आप पढ़ोगे तो उसमें 1 बाय 1 A to Z डिटेल से बात करेंगे। अभी हमने लिपि पढ़ा था, और लिपि में आप जब पढ़ रहे थे तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि 14 सितंबर को क्या कर दिया, लिपि मान ली गई कौन सी, और लिपि मान ली गई देवनागरी। तो यहाँ क्वेश्चन अब उस लिपि से है कि जो लिपि है तो लिपि का मतलब क्या है, लिपि कहते किसे हैं। लिपि अगर आपसे पूछा जाए लिपि किसे कहते हैं, तो लिखने का आप कह सकते हैं लिखने की कोई शैली, या इसको कह सकते हैं तरीका। ठीक है, लिखने की शैली या लिखने का जो तरीका है इसको क्या कहा जाएगा, इसको लिपि कहा जाएगा। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, किसी किसी भाषा को किसी भाषा को लिखने का तरीका, लिखने का तरीका अगर आपसे पूछा जाए तो वो तरीका क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, लिपि कहलाएगा। देखो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो आपको मैंने बता दिया था सुमेरियन है। अगर आपसे पूछा जाएगा जीवित भाषा कौन सी है, तो तमिल है। अब क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है विश्व की, तो ब्राह्मी लिपि जो है वो क्या है, आप कह सकते हैं कि ये विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। क्या है, पुरानी विश्व की सबसे पुरानी क्या है, ये विश्व की सबसे पुरानी लिपि है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी क्या है, लिपि है। ठीक, और क्या नाम है इसका, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी को थोड़ा सही कर लेंगे, ब्राह्मी कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ब्राह्मी को थोड़ा सही करेंगे तो ब्राह्मी थोड़ा ऐसे लिखा जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये हो गया आपका ब्राह्मी लिपि से क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन आता है, तो हम पढ़ रहे थे देवनागरी के बारे में,
तो देवनागरी जो है, देवनागरी लिपि की जो जननी है, देवनागरी लिपि की जो जननी है, आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी है? देवनागरी लिपि की जो जननी है वो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी लिपि की जननी है। कई बार कहेंगे देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है ना। तो अभी पहली बात करें कि दोनों को मैं साथ साथ लेके चलूँगा, है ना। तो ब्राह्मी लिपि से क्वेश्चन क्या बनेगा? ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। ये कहाँ से? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। ये क्या होता है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। और अगर आपसे देखा जाए कि बाएं से दाएं लिखी जा रही है और क्वेश्चन ये आ जाए कि सभी भाषाओं ने किस लिपि का अनुसरण किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सभी या सभी लिपियों ने। तो आप ये कह सकते हैं कि सभी लिपियों ने, ठीक है, ध्यान से पढ़ते ना। सभी लिपियों ने क्या किया है? सभी लिपियों ने ब्राह्मी लिपि का अनुसरण किया है। ब्राह्मी लिपि का क्या किया है? ब्राह्मी लिपि का अनुसरण किया है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का अनुसरण क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लैंग्वेज जो है वो सारी की सारी कहाँ से? बाएं से दाएं की तरफ ही क्या करी जा रही हैं? लिखी जा रही हैं, ठीक है। बाएं से दाएं तरफ ही क्या की जा रही हैं? लिखी जा रही हैं। इतनी तो आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। ये आगे अब क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी। देवनागरी मैंने बताया ही है कि ब्राह्मी लिपि क्या है इसकी? ब्राह्मी लिपि से बनी है। ब्राह्मी लिपि से ये क्या है? ब्राह्मी लिपि से ये बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं की है? देखो, आपकी अगर आपसे पूछा जाए गुजराती, नेपाली, गुजराती, नेपाली और संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत और आपकी हिंदी, इन सब की जो इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। क्योंकि ये सारी की सारी बाएं से दाएं लिखी जाएंगी और ब्राह्मी लिपि का ही क्या करेंगी? अनुसरण करेंगी, ठीक है। समझ गए आप इतनी बात? अब भारतीय संविधान की अगर बात करेंगे तो मैंने अभी बात बताई भी थी कि भारतीय संविधान ने क्या किया था। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को, ध्यान रखना एक बार फिर बता रहा हूँ, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को क्या किया था? देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिया था। क्या किया था? राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिया था। तो कई बार पूछा जाएगा राष्ट्रीय लिपि क्या है हमारी? तो राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको मान लिया गया था। क्लियर है इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो अब आती है आपकी कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी में एक शब्द आ रहा है खर। खर का मतलब पता है? खर का मतलब होता है गधा। गधा, गधे के होठ वाली लिपि इसको कह सकते हैं कि गधे के गधे के होठ वाली, गधे के होठ वाली जो लिपि है, गधे के होठ वाली जो लिपि है इसको क्या कहा जाएगा? गधे के होठ वाली लिपि को कहा जाएगा खरोष्टी, ठीक है। इसको कहा जाएगा गधे के। दरअसल ये क्या है? जिस तरीके से गधे के होठ लटके हुए हैं ना, इस तरीके से कि लटकन की तरीके से लिखी जाती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? खरोष्टी लिपि कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा अलग है भाई। ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। देखो अभी हमने पढ़ा था बाएं से दाएं, ये कहाँ दाएं से क्या लिखी जाएगी? दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं क्या होती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी क्या क्वालिटी है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं, अधिकांश अभिलेख जो है वो कहाँ से मिले, कैसे मिले हैं? तो अधिकांश अभिलेख खरोष्टी लिपि के ही हैं। अधिकांश अभिलेख जो हैं वो किसके हैं? खरोष्टी लिपि के हैं, ठीक है।
और वर्तमान में ये मरने जैसी कंडीशन में पहुंच गई है, क्योंकि इसके लिखने पढ़ने वालों की संख्या क्या है, सबसे कम है वर्तमान में। वर्तमान में इसके पढ़ने वालों की संख्या, वर्तमान में इसके पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, वर्तमान में इसके पढ़ने वालों की संख्या क्या है, पढ़ने वालों की संख्या क्या है, कम है। ठीक है, पढ़ने वालों की संख्या क्या है, कम। ठीक है, और मैंने बताया था लटकी हुई क्या होता है, इसमें जो मात्राएं हैं वो थोड़े नीचे लगती हैं, लटकी रहती हैं। तो कई बार पूछा जाएगा कि खरोष्ठ लिपि की मात्राएं कहाँ लगती हैं, तो आप कहोगे कि इसकी सभी मात्राएं नीचे की ओर लगती हैं। ठीक है, इसकी सभी मात्राएं जो हैं वो कहाँ लगती हैं, इसकी सभी मात्राएं नीचे की ओर लगती हैं। इसकी सभी मात्राएं क्या लगती हैं, नीचे की ओर लगती हैं। तो ये आपको खरोष्ठ लिपि के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं आरामाइक लिपि के बारे में। आरामाइक लिपि भी जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या है, ये आपकी दाएं से बाएं लिखी जाएगी। ये भी आपकी कहाँ से लिखी जाएगी, दाएं से। ये भी दाएं से कहाँ लिखी जाएगी, दाएं से बाएं लिखी जाएगी। ठीक है, और ये आरामाइक लिपि एक चीज़ और है कि ये अरबी जो लिपि है, अरबी लिपि की क्या है, ये जननी है। अरबी लिपि की क्या है, ये अरबी लिपि की जननी है। ठीक है, समझ गए, ये क्या है, अरबी लिपि की जननी है। अब ये अरबी जो है ये भाषा कहाँ, तो आप कह सकते हैं कि अरब जो देश हैं, अरब देशों में ये क्या है, अरब देश में ये प्रचलित है। ठीक है भैया, क्या है ये, अरब देश में ये प्रचलित है, अरब देश में प्रचलित है। ठीक, तो आरामाइक लिपि दाएं से बाएं अरबी लिपि की जननी है और अरब देश में क्या है, प्रचलित है। ठीक, और अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अरबी लिपि के बारे में। अरबी लिपि में भी कोई खास कुछ है नहीं है कि ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कि सर ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, कहाँ, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, दाएं से बाएं क्या होगा, लिखी जाती है। और आरामाइक से क्या है, ये विकसित हुई है। कौन सी लिपि से, आरामाइक से विकसित हुई है। आरामाइक लिपि से क्या हुई है, आरामाइक से विकसित है। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना क्वेश्चन, कि अशोक के जो अभिलेख हैं या तो खरोष्ठी लिपि से हैं या आरामाइक से। तो ये भी ध्यान रखना कि अशोक के अभिलेख आरामाइक लिपि से भी क्या है, मिले हुए हैं। ठीक है, आरामाइक से विकसित है। और उर्दू, अरबी, फारसी की जननी जो है वो यही मानी जाएगी। ये अरबी जो है ये क्या है, उर्दू और फारसी की जननी मानी जाती है। उर्दू और किसकी, फारसी की। उर्दू और फारसी की क्या मानी जाएगी, उर्दू और फारसी की ये क्या है, जननी है। ठीक है, उर्दू और फारसी की क्या है, ये जननी है। क्लियर है इतनी बात, उर्दू और फारसी की क्या है, ये जननी है। ठीक, तो ये हमने यहाँ तक हो गया। अब आपका आता है नेक्स्ट, जो आएगी गुरुमुख लिपि। गुरुमुख लिपि की बात करेंगे। गुरुमुख लिपि से क्या बनेगा क्वेश्चन, तो ये पंजाबी भाषा की लिपि। ठीक है, पंजाबी भाषा की, पंजाबी भाषा की क्या है, पंजाबी भाषा की क्या है, लिपि है। पंजाबी भाषा की क्या है, ये लिपि है। मात्राओं की संरचना इसकी देवनागरी से मिलती है। इसकी मात्राओं की संरचना, इसकी मात्रा की संरचना, इसकी मात्रा की संरचना, इसकी मात्रा की संरचना किससे मिलती है, इसकी मात्रा की संरचना देवनागरी लिपि से मिलती है। किससे, देवनागरी लिपि से क्या होती है, इसकी संरचना मिलती है। ठीक है, और इसकी मात्राओं को क्या कहा जाएगा, अगर इसकी मात्रा की बात करेंगे, मात्राओं क्या कहा जाता है, इसकी मात्रा को कहा जाता है लुक्कड़ दुक्कड़। इसकी मात्रा को लुक्कड़ और दुक्कड़ कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लुक्कड़ और दुक्कड़ कौन सी लिपि की मात्राएं हैं, तो आप कह दोगे कि गुरुमुख लिपि की जो मात्राएं हैं वो क्या हैं, गुरुमुख लिपि की मात्राएं लुक्कड़ और दुक्कड़ हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो गुरुमुख लिपि है इसका जो जन्मदाता है वो कौन है, तो आप कह सकते हैं कि जो सिख धर्म है ना, जो सिख धर्म है, तो सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हैं, सिख धर्म के दूसरे गुरु जिनका नाम था लहना, सिख धर्म के दूसरे गुरु लहना के द्वारा, लहना
के द्वारा जो है क्या किया गया था, बनाया गया था। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो लहना है इनका एक और नाम है, वो नाम क्या है इनका? जो सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हैं इनका नाम एक तो लहना है, मैंने बता दिया, एक आप बताओगे क्या है कमेंट, ठीक। इसके बाद आती है रोमन लिपि। ग्रीक और लैटिन इसी से विकसित हुई हैं। रोमन लिपि से दो भाषाएं, एक तो ग्रीक भाषा और आपकी जो एक लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा इसी से क्या है, इसी से विकसित हैं, ठीक है, इसी से क्या है, विकसित हैं। ये तो बात आपको क्लियर होगी कि ग्रीक भाषा और आपकी जो लैटिन भाषा है वो क्या है, इसी से क्या है, विकसित हैं, ठीक। इटली, इसमें कौन कौन सी जो मतलब इटालियन जिसको कहते हैं, जैसे आपकी इटली हो गई, चलो इटली कह दो, ठीक है। इसके बाद आप कह दो अंग्रेजी, कह दो अंग्रेजी, अंग्रेजी, जर्मन, जर्मन, फ्रेंच, है ना, फ्रेंच, स्पेनिश, 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 ये वाली जो भाषाएं हैं ये रोमन की हैं। ये भाषा किसकी हैं, रोमन लिपि, ये भाषा किसकी है, रोमन लिपि की भाषा है। रोमन लिपि का आधुनिक रूप अगर आपसे पूछा जाए ग्रीक लैटिन है, ठीक है। रोमन लिपि का आधुनिक रूप, रोमन लिपि का जो आधुनिक रूप है, ठीक है, रोमन लिपि का जो आधुनिक रूप है अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या है, ये आपका ग्रीक लैटिन, ठीक है। ये ग्रीक लैटिन जो है इसका क्या है, आधुनिक रूप है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अब आगे देखते हैं। और अब आती है आपकी जो है मंदारिन, ठीक है, क्या आती है आपकी, आती है मंदारिन आती है। मंदारिन के बारे में बात करेंगे। मंदारिन की अगर बात करेंगे तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जो है ये लिपि है। बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि चीनी भाषा की, चीनी भाषा की क्या है ये लिपि, ठीक है, ये क्या है, चीनी भाषा की क्या है ये लिपि है। और चीनी भाषा की लिपि के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार में क्या होगी, आएगी। आपने अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले चीनी तिब्बती भाषा परिवार, तो ये क्या हो जाएगा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में जो है ये क्या है, आएगी। और मोस्टली क्या होता है, ये भावात्मक और चित्रात्मक, ये भावात्मक, भावात्मक और क्या है ये, चित्रात्मक है, क्या है ये, भावात्मक और चित्रात्मक, ठीक है। अभी हमने बात की थी कौन से परिवार की है, तो चीनी और तिब्बती परिवार की है, चीनी और तिब्बती भाषा परिवार की है, चीनी और तिब्बती भाषा परिवार की है, ठीक है। और ये जो है ये एक सुरभेदी भाषा है। अब आप कहोगे यार ये सुरभेदी क्या है, देखो मैं बताऊं। जैसे आपने सुने होंगे चीन में नाम है, चीन में नाम भी पता है कैसे होते हैं, जैसे किसी का कोई बर्तन गिर गया हो तो लिख दिया टाउन, ऐसे करके नाम लिख दिया ना, ऐसे एक का लिख दिया क्यांग, तो ये इस तरीके के नाम है। किसी का लिख दिया क्या, किसी का लिख दिया क्यांग, ये लिख दिया। अब इसमें अंतर क्या करेंगे, तो ये सुरभेदी भाषा है, ध्यान रखना ये क्या है, सुरभेदी भाषा है। आज हमने बेसिकली लिपि के बारे में ज़्यादा चर्चा करी है। कल हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत क्या होता है, और पाली के, अपभ्रंश के, मानक भाषा के, मातृभाषा के, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।